नए मॉडल को डिस्कस करने से पहले मैं रदरफोर्ड के मॉडल से रिलेटेड ही कुछ और बातें हैं उनको डिस्कस करता हूं, और वो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में देखिए हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड के केस में कि उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। तो ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है जो जा रहा है, और उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि ये न्यूक्लियस है जिसके पास प्लस चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल को रिपेल किसने किया होगा? इस न्यूक्लियस ने किया होगा। तो देखिए जब तक ये एंटर नहीं करता, जब तक ये एटम के अंदर एंटर नहीं करता, मतलब साफ क्लियर है कि वो इसके फील्ड में नहीं आया, और जब तक अल्फा पार्टिकल इस एटम के न्यूक्लियस के फील्ड में नहीं आता तब तक उसके पास किसी तरह की कोई रिपल्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा वैसे ही क्या होगा, न्यूक्लियस उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये रिपेल करना स्टार्ट होगा तो ये यहां और पास और पास और पास, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या होगा, इतनी रिपल्शन हो जाएगी कि अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। सपोज करिए कि यहां आने के बाद अल्फा पार्टिकल रुका होगा और यहां से ही अपने रास्ते पे वापसी आया होगा। तो जितना वो न्यूक्लियस के क्लोज से क्लोज जा सका, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि वो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट कितना अप्रोच कर पाया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसकी बात करूं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए कि रोकने वाला कौन है। मान लीजिए इस पॉइंट पे रुका, तो इस पॉइंट पर इस न्यूक्लियस की वजह से जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, अल्फा पार्टिकल की। देखिए अल्फा पार्टिकल जो सामने से आ रहा था, सपोज करिए जी सामने से अल्फा पार्टिकल आ रहा था और उसको रोकना था, तो उसके अपोज में क्या करना पड़ा, उसको रिपेल करना पड़ा। तो जितनी एनर्जी उसके पास थी उतनी ही एनर्जी उसको दी गई, तो उसकी एनर्जी न्यूट्रल हुई और वो रुक गया। मतलब इस पॉइंट पे एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, ड्यू टू न्यूक्लियस become equal to the kinetic energy of alpha particle, kinetic energy of alpha particle। ओके, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज ऑफ पार्टिकल, वो कौन सा जो आया है वो कौन है, अल्फा पार्टिकल, देन चार्ज ऑफ पार्टिकल देन चार्ज ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस। अब पोटेंशियल क्या चीज होती है, पोटेंशियल चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, आपको याद हो अल्फा इज इक्वल टू 2,4। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, चार्ज इज 2। चार्ज की बात करें सिर्फ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज E है, देन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2E। और पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, पोटेंशियल होता है KQ/Q किसका, न्यूक्लियस का, डिवाइड बाय R, वो डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस क्या है, R0। ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये बात कहूं तो मेरे पास देखिए मुझे चाहिए R0, तो R0 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये इस साइड ले जाइए, ये इस साइड, तो मेरे पास आ गया K। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, Z इंटू E। Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। उस टाइम उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड को लिया था,
तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। देखिए तो Ze क्या हुआ, न्यूक्लियस किसका, गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज, एंड 2e, एंड 2 इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस, डिवाइड बाय, देखिए ये इस साइड आ गया, यस, और 2e, सॉरी मुझे ये चाहिए था, ये इस साइड आ गया, तो ये तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ mv², देन हाफ mv², ये देखिए R0 इस साइड ले जाइए, ये सारा इस साइड आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, तो ये सारा किसके इक्वल हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू 2, ये 2 और ऊपर चला गया, दैट इज 4 kZe² अपॉन mv²। आप ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। आप देखिए एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब ये दूर ही रह जाएगा। सपोज करिए कि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा रिपेल करेगा, अल्फा पार्टिकल उसके पास नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि गोल्ड जो है एक हैवी न्यूक्लियस वाली चीज है, वो तो अल्फा पार्टिकल उसके पास नहीं आ पाएगा। और सपोज करिए अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ा दी जाती, देखिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जो अल्फा पार्टिकल भेजे गए अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होती तो वो और न्यूक्लियस के पास चले जाते। देखिए स्केयर के इन्वर्सली है, तो जैसे ही v की वैल्यू ज़्यादा होती R0 कम होता, कम होने का मतलब न्यूक्लियस के करीब चली जाती चीज़, तो ये क्या होता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ही कम होता। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकालिए कि हैवी न्यूक्लियस होता तो अल्फा पार्टिकल करीब नहीं जा पाता, और अगर अल्फा पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती तो और ज़्यादा क्या होता, पास चला जाता। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल क्यों सिलेक्ट किया, ये बात बोली थी क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये था कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक बहुत ही कम मास वाली कोई चीज़ होती, सपोज करिए, क्योंकि मास के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कम मास की अगर आप कोई चीज़ ले लेते, ठीक है, पेनिट्रेट करना और आयनाइज करना बहुत हैवी ले लेता तो क्या कर देता, वो आयनाइज कर देता, मतलब चीज़ को तोड़ देता। और बहुत कम मास की चीज़ ले लेता तो पेनिट्रेट करके, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर वो पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस को पार निकल जाता। तो दोनों ही चीज़ नहीं चाहिए थी, पेनिट्रेशन पावर भी कम चाहिए थी और आयनाइजिंग पावर जो थी वो भी कम चाहिए थी। इसीलिए सिलेक्ट किसको किया गया, अल्फा पार्टिकल को सिलेक्ट किया गया। तो इसी टॉपिक के साथ एक और भी टॉपिक है, दैट इज द इम्पैक्ट फैक्टर। दैट टॉपिक इज इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज है, देखिए ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, एटम का ये न्यूक्लियस है, और आपने कहा कि यहां से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ होगा, अपने रास्ते से वापसी आ गया होगा, और ये वो डिस्टेंस है जहां से वो न्यूक्लियस रिपेल करता है। इसके पास और ज्यादा रिपेल करता है, देखिए और पास लेके आऊं तो और ज्यादा रिपेल करता है, लेकिन यहां से सीधा निकल जाता है। देखिए मतलब इसके अगर थोड़ा सा पास आ गया तो रिपल्शन होगी, वो पाथ से डेविएट होगा, और दूर चला जाए तो डेविएट नहीं होगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पर कोई रिपल्शन नहीं हो रही और वो सीधा निकल रहा है। तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो पूछ ली जाती है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, जो इम्पैक्ट फैक्टर है इसका मतलब न्यूक्लियस के इम्पैक्ट की बात की जा रही है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां न्यूक्लियस का इफेक्ट ना हो, मतलब उसके बाद ना हो, उसके अंदर न्यूक्लियस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो उसे रिपेल करेगा। तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट फैक्टर नाम दिया गया। ये वो टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कई टॉपिक ऐसे जैसे
एटम के मॉडल, जिसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन 4 मॉडल में से 2 मॉडल जो बोहर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोहर का ये मॉडल रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बाद आया था, जिसमें रदरफोर्ड के मॉडल में हम क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि एटम स्टेबल कैसे है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के फील्ड में मूव करता है तो वो ऑलवेज एनर्जी एमिट करता है। मैं आपको रदरफोर्ड की वो लिमिटेशंस रिमाइंड करवा देता हूं। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर पाथ। तो अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल को समझें तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when a charged particle is moving in the field of another charged particle, it always emit energy। अगर इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ही वो क्या होगा, इसके फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे ही उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होगा तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट कर दी होगी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। एनर्जी जैसे उसकी एमिट हुई तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसका पाथ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, दैट इज कंप्रेस्ड। तो जैसे ही एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर लॉस होगी। ऐसे ही हर एक रिवॉल्यूशन के बाद एनर्जी डिक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आना चाहिए था जब इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ से होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर चला जाता। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट हैपन। अगर ऐसा होता तो एक टाइम अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता तो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। मतलब ओवरऑल साफ है कि एटम ही ना रहता। तो इसी मैक्सवेल की लिमिटेशन के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं है। तो रदरफोर्ड के मॉडल से हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इसी वजह से हमें नए मॉडल की जरूरत पड़ी। वो था नील बोहर ने दिया हुआ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको याद होगी, उनके अकॉर्डिंग एनर्जी इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस इन मैनर। मैक्सवेल ने बात बोली थी एनर्जी इज ऑलवेज कंटिन्यूस, बट इसके अपोजिशन में नील बोहर के प्लैंक के अकॉर्डिंग energy is not continuous, energy is always discontinuous in manner and always present in the form of packets, and these packets are known as the quanta. But in the case of light, the quanta term is replaced by the term photon. तो यही हम बात बोलते हैं कि जो लाइट होती है उसकी एनर्जी फोटोन की टर्म में होती है। ओवरऑल यूं कहूं कि लाइट में फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं और यही फोटोन जो होते हैं, देखिए, और हर एक फोटोन की एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। आप ये समझ लीजिए कि कहीं से लाइट आ रही है तो लाइट में क्या है, लाइट में स्मॉल पैकेट्स हैं और उन पैकेट्स को आपने क्या नाम दिया, फोटोन। ये इमेजिनरी होते हैं। तो लाइट
में इमेजिनरी पैकेट्स है किसके, ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के पैकेट्स हैं और ईच पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन, और जिसकी एनर्जी अगर लाइट वेव टाइप से आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इस फोटोन की एनर्जी इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इनके अकॉर्डिंग एनर्जी, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाइए, कांस्टेंट लगेगा h, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो जो भी लाइट आती है उस लाइट की जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है, उसमें प्रेजेंट फोटोन की वजह से है, और फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से है। तो इसी थ्योरी के बेस पे ये मॉडल दिया गया था। इस मॉडल में क्या बातें बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर चक्कर तो लगाता है लेकिन वहां कोई स्पाइरल पाथ नहीं है। अकॉर्डिंग टू बोहर न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई स्पाइरल पाथ नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो फिक्स एनर्जी लेवल्स है, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं। आप इस बात को यूं समझिए कि आपके पास जो एटम है वो ऐसा है कि एटम का साइज, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब प्लस पार्ट सारा न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस खुद बहुत ही छोटी सी जगह है पूरे एटम के अंदर, वो ऑलमोस्ट उसके सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो चारों ओर रिवॉल्व होने के लिए उसका पाथ कैसा है, तो उन्होंने कहा वहां कोई स्पाइरल पाथ नहीं है, वहां क्या है, वहां फिक्स एनर्जी लेवल्स है, और इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए कि मैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल ड्रा करना चाहूं, तो वहां मैं अपनी मर्जी से कोई भी एनर्जी लेवल ड्रा नहीं कर सकता। उसकी भी एक कंडीशन है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन उस लेवल्स में तब तक ही रह सकता है जब तक कि उसकी एनर्जी उस लेवल के बराबर हो। यस, आप इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और जस्ट मेरे आफ्टर कुछ टेबल्स लगे हुए हैं, और वहां स्टूडेंट्स को मैंने बैठने के लिए बोलना है, और मैं कंडीशन लगा दूं कि पहले वो आ जाइए जिसके मार्क्स जो थे वो सपोज करिए 60 to 70% के बीच में है। पहली रो में 60 to 70, दूसरी रो में 70 to 80 एंड तीसरी रो में 80 to 90। तो पहले जो स्टूडेंट्स है वो 60 वाले जो होंगे वो फर्स्ट रो के अंदर होंगे, 70 वाले सेकंड में, एंड 80 वाले मोस्ट जो नेक्स्ट वाली रो होगी। इसके अकॉर्डिंग कोई भी 90 वाला पहले वाले में प्लेस नहीं हो सकता। अब यहां से एक बात क्लियर है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी की सीरीज है, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की जो सीरीज है उसमें वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस सीरीज के इक्वल होगी। सो दैट एनर्जी लेवल्स जो है इज कॉल्ड एज शेल। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एनर्जी लेवल्स है। जैसे एक ये है, सपोज दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड सो ऑन। उन्होंने क्या किया, इन एनर्जी लेवल्स को क्या कहा, के, एल, एम या 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं फिर कह रहा हूं ये कोई पाथ नहीं है, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी की सीरीज है। हमने सिंबॉलिक तौर पे इसके चारों तरफ हमने सर्कल ड्रा किए हैं, बट एक्चुअल में ये क्या चीज है, एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स है। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहां रिवॉल्व कर रहा है, तो कंडीशन है कि उसकी एनर्जी क्या है, इस लेवल के बराबर है, तो ही वो यहां घूम रहा है। उन्होंने कहा कि एवरी एनर्जी लेवल्स इज नॉट पॉसिबल। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लगा सकते हैं तो हर कोई, जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा कि बच्चों को ऐसे सिट करना है, कोई अपनी मर्जी से कह दिया कि सर मेरे तो 71% है, मैं अलग रो बना लूं, ऐसा नहीं होता, रो फिक्स रहेगी। इसका मतलब एनर्जी लेवल फिक्स है। अगर एनर्जी लेवल्स फिक्स है तो कैसे डिसाइड होता कि कौन सा एनर्जी लेवल बनाया जा सकता है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि मैं को एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो एनर्जी तो बहुत सारी हो सकती है। मान लीजिए 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 5 जूल, 7 जूल, तो ऐसे तो बहुत सारी शेल्स बनाई जा सकती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा एक रेंज, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक। इस चीज को कैसे फाइनल किया, उन्होंने साफ कहा एवरी एनर्जी लेवल इज नॉट पॉसिबल, ओनली सम एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, जिसकी एक कंडीशन है। देखिए, मान लीजिए कि ये पहला एनर्जी लेवल मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये पॉसिबल कब होगा, देखिए
उनके अकॉर्डिंग ओनली सम एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल तो कुछ पॉसिबल है, तो कोई तो कंडीशन होती होगी कि किसे परमिशन है किसे नहीं है। उसकी कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल, कि मान लीजिए हमने एक शेल बना रखी है, उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल शुड बी इक्वल टू ए फिक्स वैल्यू, दैट वैल्यू इज h अपॉन 4 पाई, सॉरी h अपॉन 2 पाई, दैट इज nh अपॉन 2 पाई, इसका मल्टीपल, एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है h अपॉन 2 पाई। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लाई, तो शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। देखिए इस कंडीशन की बात करूं तो यहां से क्लियर है, यहां m क्या चीज है, जो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या है, वेलोसिटी, देन v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द r इज द रेडियस ऑफ दैट शेल, r is called as radius of shell। ये जो चीज है इनको क्या नेम दिया गया, नेम एज शेल्स और ऑर्बिट्स। ध्यान से देखिए, ऑर्बिट्स नॉट ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोला गया, ऑर्बिट्स बोला गया। और ये भी कहा गया कि दीज ऑर्बिट्स आर ऑलवेज स्टेशनरी। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेशनरी, it does not mean that the electron present in that shell are stationary, electrons are revolving in that shell। देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, नॉट स्टेशनरी। देन व्हाई these shells are called as stationary orbits, इसका भी रीजन बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई एक शेल है, जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक शेल की एनर्जी फिक्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करिए कि उसकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है तो उसकी फिक्स वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और इसी शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन भी है, लाइक दिस, ये रहा, और वो भी अगर यहां प्रेजेंट है तो इस शेल में तो उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो उसके पास भी क्या होगी, फिक्स एनर्जी होगी, उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो पहले वाले के पास होगी। तो एक शेल है और उसमें दोनों ही अगर मूव कर रहे हैं और दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये जितनी देर में मूव करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये भी उतनी देर में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो इनका गैप ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दैट इज द रिलेटिव पोजीशन इनकी ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। अगर पोजीशन सेम रहेगी तो यूं लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे, लेकिन हमारे विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बट एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ये रिवॉल्व नहीं कर रहे। सो यहां इनकी एनर्जी सेम होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, दीज ऑर्बिट्स आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर? तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं बट शेल में लगाते हैं। शेल आर द एनर्जी लेवल्स, एवरी एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, कुछ एक ही एनर्जी लेवल पॉसिबल है, जिसकी कंडीशन है कि एक एनर्जी लेवल वही पॉसिबल है जिसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई वैल्यू का मल्टीपल होगा। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कि मैंने कहीं भी क्या किया, कोई शेल ड्रा कर दी और वहां एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो शेल का कोई तो डिस्टेंस होगा, वहां उसके पास कोई तो वेलोसिटी होगी, खुद इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, इस कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स। अगर ऐसा जहां जहां पॉसिबल है, सपोज कीजिए कि यहां 1 टाइम्स आता है, फिर यहां नहीं आता, यहां नहीं आता, यहां नहीं आता, जहां भी 2 टाइम्स आता है वहीं शेल ड्रा हो सकती है, और नेक्स्ट जहां 3 टाइम आता है वहां ड्रा हो सकती है। सिमिलर 4 5 6 एंड 7, आज तक टोटल 7 शेल डिस्कवर है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इस मॉडल में एक बात और बोली गई कि एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में जब तक रहता है तब तक ना तो वो कोई एनर्जी एमिट करता ना गेन करता। इसका मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर है, सपोज दिस शेल इज द सेकंड शेल, और इसके अंदर एक शेल है दैट इज द फर्स्ट, और इसके बाहर एक शेल है दैट इज थर्ड, और एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां तब तक ही घूम सकता है जब तक कि इसकी एनर्जी इस शेल के बराबर है। मान लीजिए किसी वजह से इसकी एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है तो ये यहां नहीं रह सकता। देखिए, मान लीजिए कि बाहर से हमने क्या किया, इसे एनर्जी सप्लाई कर दी। अगर एनर्जी सप्लाई कर दी तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी राइज हो जाएगी, और एनर्जी राइज होने के बाद अब ये यहां नहीं रह सकता तो क्या होगा, अगर तो इसकी मान लीजिए ये यहां से ज्यादा अगर एनर्जी हो जाती है तो ये जंप करके क्या होगा, आउटर शेल में जाने की कोशिश करेगा। तो जहां ये पहले प्रेजेंट था, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जहां पहले प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट, और जहां वो जंप करके जाएगा दैट इज एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या हो जाते हैं, आउटर शेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां वो ज्यादा देर नहीं रह सकते और वो दोबारा से वो एनर्जी एमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए एक बात, सपोज कर लीजिए कि मैं आपको यूं कहूं कि सेकंड शेल की एनर्जी 200 जूल है और आपने क्या किया उसको, और थर्ड शेल की एनर्जी 500 है, सपोज एग्जांपल के तौर पे दैट इज 200 एंड दिस इज 500 जूल। तो अगर मान लीजिए मैंने बाहर से 300 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, फिर तो ठीक है कि वो थर्ड में जंप कर जाएगा। और सपोज कर लीजिए कि मैंने क्या हुआ, 200 जूल उसकी एनर्जी है और मैंने एनर्जी सप्लाई की सपोज 150 जूल, देन नाउ एनर्जी बिकम इक्वल टू 350 जूल। अगर अब इसके पास 350 जूल एनर्जी है तो 500 तो नहीं हुई ना, तो ये क्या नहीं कर सकता, ये नेक्स्ट शेल के अंदर जंप नहीं कर सकता। तो क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा? ऐसा नहीं होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो बाहर वाले में जंप नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एनर्जी उस शेल के इक्वल नहीं है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस और होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है तो उस वक्त वो अपनी स्पिन के ऊपर भी मूव कर रहा होता है, तो अपनी स्पिन के ऊपर भी रोटेट कर रहा होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे तो अपनी एक्सिस के ऊपर भी क्या होगा, वो स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। अर्थ का एग्जांपल आप देखिए, अर्थ न्यूक्लियस के चारों, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर भी तो घूम रही है ना, दैट इज रोटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व हो रहे हैं। अब ये जो इनकी एनर्जी इनके पास, इसका मतलब रिवॉल्यूशन के लिए, जो रिवॉल्यूशन के लिए एनर्जी है उसके साथ साथ रोटेशन के लिए भी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ऐसा होता है कि जब हम एनर्जी इतनी सप्लाई नहीं कर सकते कि वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल को चेंज कर सके, तो ऐसे केस में वो अपना रोटेशनल लेवल चेंज कर सकता है। तो उस एनर्जी से बहुत सारी और चेंजेस होती हैं, लाइक रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बट ट्रांजिशनल लेवल जो है उनका चेंज नहीं हुआ। वो अपने फर्स्ट लेवल से सेकंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जंप तो नहीं कर पाया, बट क्या हुआ, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है वो ना चेंज किया हो चाहे, लेकिन क्या कर लिया उसने, रोटेशनल लेवल जो है वो चेंज कर लिया होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या चीज है, एक ये केस देखिए, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट जो है उसकी एनर्जी इतनी है और एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी एनर्जी इतनी है। पहले दैट इज E1, दैट इज E2। तो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मान लीजिए यहां, और मैंने क्या किया, बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता, तो ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी वो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेगा, एंड दैट एनर्जी इज द डेल्टा ई। डेल्टा इज द चेंज इन एनर्जी। देखिए, दिस इज डेल्टा ई। So what is the delta E? Delta is the E2 minus E1. E2 is the energy of the excited state and E1 is the energy of ground state. तो ये वैल्यू जो है, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है शेल का, वही एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एमिट होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। और इसी एनर्जी की वजह से जो एनर्जी डिफरेंस है किसी ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उस
चीज का कलर होगा। तो जो ये रेडिएशन बाहर निकल रही है, इसी वजह से क्या होता है, तो सब्सटेंस होते हैं वो कलर्ड दिखाई देते हैं। तो बोहर मॉडल में ये बातें आपको समझाई गई। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बोहर मॉडल की एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल, जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर।